वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। सो ये सेशन पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम सारे ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि 6 शेड्यूल डिमांड फॉर लद्दाख, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, असम अकॉर्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, न्यू क्रिमिनल लॉज, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड नेशनल पार्टी स्टेटस। सो ये सारे टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में डिटेल में कवर किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के पार्ट 2 सेशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, बट इस पे कुछ जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की। पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सो 1967 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस नहीं क्लेम कर सकती अंडर आर्टिकल 30, बिकॉज वो एक लॉ के अंडर एस्टैब्लिश हुई है, इंडियन लेजिस्लेटिव एक्ट के अंडर ये एस्टैब्लिश हुई थी। तो ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं क्लेम कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना था कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये एस्टैब्लिश हुई थी थ्रू AMU एक्ट 1920, और इसको मुस्लिम माइनॉरिटी ने ना कभी एस्टैब्लिश किया था, ना कभी एडमिनिस्टर किया था। सो पार्लियामेंट ने 1981 में एक अमेंडमेंट लाई थी जिसने रिस्टोर किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस। सो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं क्लेम कर सकते। 1981 में पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेके आई जिसने इसका माइनॉरिटी स्टेटस रिस्टोर कर दिया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये माइनॉरिटी स्टेटस को फिर से स्ट्रक डाउन कर दिया 2006 में। सो दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड जिसको चैलेंज किया था 2019 में। सो यही जजमेंट है जो रिसेंटली 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सो सुप्रीम कोर्ट का मानना है बाय फोर्थ ही मेजॉरिटी, तो 4-3 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 1967 का जजमेंट ओवर रूल किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस रद्द कर दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसको ओवर रूल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना माइनॉरिटी स्टेटस नहीं खोता अगर वो स्टैट्यूट से बना है। सो इवन कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि एक एक्ट से बनी है, वो अपना माइनॉरिटी स्टेटस नहीं खो पाएगी। सो माइनॉरिटी स्टेट इंस्टीट्यूशन विल नॉट लूज इट्स माइनॉरिटी करेक्टर बाय एडमिटिंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू नॉन माइनॉरिटीज। अगर किसी और, जैसे कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम इसे बोलते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ज़्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर बाकी हिंदूज क्रिश्चियन सिख्स भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तब भी इसका माइनॉरिटी करेक्टर नहीं लूज होगा। नो नीड फॉर माइनॉरिटी कंट्रोल, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे माइनॉरिटी कंट्रोल नहीं भी है तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन अभी बाकी है जिसको उसने रेगुलर बेंच को रेफर किया है कि इसको एस्टैब्लिश किसने किया है, कि इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किसने किया है उस पर डिपेंड करता है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा। अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें फर्स्ट है आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एंड आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो ये राइट्स दिया गया है माइनॉरिटीज को इंडिया में कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। सो कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस को एस्टैब्लिश कर सकती है। तो जो भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रति। अगर हम इंडिया में माइनॉरिटीज की बात करें तो हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है कि हु क्वालिफाइज एज अ माइनॉरिटी इन इंडिया। हमें राइट्स तो मिले हैं आर्टिकल 29 30 में, माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं, बट ये डिफाइन नहीं हुआ कि माइनॉरिटी कौन है इंडिया में। So according to the National Commission for Minorities Act 1992, so National Commission for Minorities Act 1992 में केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि वो सर्टेन कम्युनिटीज को एज माइनॉरिटी कम्युनिटी नोटिफाई करे ऑन द नेशनल लेवल। सो जिसके लिए इन्होंने 6 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया है यूजिंग दिस पावर, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। तो 6 कम्युनिटीज है, ये हमें याद रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, जिसमें केंद्र सरकार के पास ये पावर थी कि वो कुछ
कम्युनिटीज को एज माइनॉरिटी नोटिफाई कर सकती है ऑन द नेशनल लेवल। उसी पावर का यूज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 6 कम्युनिटीज को नोटिफाई किया है माइनॉरिटी कम्युनिटीज। नेक्स्ट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। सो एंटी डिफेक्शन लॉ आया राम गया राम, ये हरियाणा में देखने को मिला था। हम देख सकते हैं रिसेंटली महाराष्ट्र में कि एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, एमएलएस ने स्विच कर लिया। सो बहुत ही न्यूज में रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसके केसेस चल रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उनको चेयरमैन बनाया गया है पैनल का टू रिव्यू एंटी डिफेक्शन लॉ। सो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक पैनल बनाया है एंटी डिफेक्शन लॉ पे, इसको रिव्यू करने के लिए। उसका चेयरमैन बनाया है राहुल नार्वेकर, जो कि महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर हैं। अब समझते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। सो हमारे संविधान के आर्टिकल्स 102 एंड आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं जिसके बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एक स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर, जिसे एमएलए बोला जाता है, वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। सो आर्टिकल्स 102 फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 191 फॉर एमएलएस, वहां पे ये ग्राउंड्स दिए गए हैं कि कौन सा मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जैसे कि ये ग्राउंड्स हैं, इंडियन सिटीजन नहीं है वो, then holding an office of profit, being of unsound mind, being an indischarged solvent, based on the provisions of a law enacted by Parliament. And 52nd Constitutional Amendment Act आया था 1985 में, जिसने ये ऐड किया था टू टैकल फ्लोर क्रॉसिंग, दल बदलू, डिफेक्शन। काफी सारे लेजिस्लेटर अपने बेनिफिट्स के लिए पार्टी स्विच कर रहे थे, जिसके लिए दल बदलू कानून बना। थ्रू दिस अमेंडमेंट अ लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे आर डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। सो इसमें आर्टिकल 102 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 2 ऐड किए गए, जहां पे ये लिखा गया कि कोई भी लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई किए गए हैं। सो ये डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखनी है, दिस इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन। 1985 में ये अमेंडमेंट पास हुई थी, जहां पे ये दो आर्टिकल्स ऐड किए थे, 102 क्लॉज 2 एंड 191 क्लॉज 2, जहां पे ये लिखा गया था कि कोई भी लेजिस्लेटर एमपी और एमएलए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाइड है। सो दीज आर द टू आर्टिकल्स डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जहां पे आर्टिकल 102 क्लॉज 2 जहां पे लिखा हुआ है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। सो 10th शेड्यूल के अंडर एक्सप्लेनेशन दी हुई है एंटी डिफेक्शन की। देन दिस इज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, सेम आर्टिकल है। अब हम समझते हैं 10th शेड्यूल के बारे में। सो 10th शेड्यूल विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल्स 102 क्लॉज 2 एंड 191 क्लॉज 2, जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सो एक लेजिस्लेटर, एमपी और एमएलए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो वॉलंटरली अपनी पार्टी मेंबरशिप छोड़ देता है। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल, एक कांग्रेस का एमएलए बीजेपी में ऐड हो गया तो वॉलंटरी माना जाएगा कि उसने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी है। He votes or abstains to part vote in the house contrary to the direction issued by the political party. So हमें पता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में व्हिप इशू किया जाता है। सो किसी भी लॉ को वोट करने के लिए व्हिप इशू किया जाता है अपने अपने पार्टीज की तरफ से कि आपको इसी तरह वोट करना है, आपको यस वोट करना है, नो वोट करना है। अगर किसी मेंबर ने उसके कॉन्ट्रारी, उसके उल्ट वोट किया है, तो दैट विल बी अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। देन अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है जिसकी कोई भी पार्टी नहीं है, वो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, तो वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। काफी सारे इंडिपेंडेंट्स भी चुनाव लड़ते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, दैट विल बी डिस्क्वालीफाइड। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स, हमें पता है राज्यसभा में हमारे जो राष्ट्रपति हैं 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम वेरियस जोनर्स। सो वो भी डिस्क्वालीफाई होंगे अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं 6 months आफ्टर गेटिंग नॉमिनेटेड। अगर वो नॉमिनेट हो गए और उसके 6 महीने के अंदर उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर वो नॉमिनेट फॉर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। बट 6 महीने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। सो दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। देन
एक मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अगर उसने प्रायर परमिशन ली है, अगर उसकी प्रायर परमिशन ली है विद फ्रॉम पार्टी विद इन 15 days। अगर वो वोट, एक पार्टी ने विप इशू कर दी कि आपको इस लॉ पे यस वोट करना है, अगर उसने जा तो वोट उल्टा कर दिया या उसने वोट ही नहीं किया विद प्रायर परमिशन, सो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। देन इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि मेंबर्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम सच डिस्क्वालिफिकेशन व्हेन एटलीस्ट 2/3 ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस। तो शिवसेना के केस में महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था जब एकनाथ शिंदे ने अप्रोक्सीमेटली 40 लेजिस्लेटर्स आउट ऑफ 60, जो उस टाइम पे उनके लेजिस्लेटर थे, 2/3 लेजिस्लेटर्स ने अपनी खुद से अलग पार्टी बना ली। जब वो मर्ज कर सकते हैं, जब खुद से अलग पार्टी बना सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन है 2/3। सो ये 2/3 कंडीशन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ऐड हुई थी। इससे पहले 1/3 होता था। जो हमारी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1985 में, उस टाइम पे ये 1/3 होता था, बट 2003 में ये 2/3 हो गया। कि अगर 2/3 पार्टी के मेंबर्स या तो किसी और पार्टी में ऐड हो गए या उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, तो वो एग्जेम्प्ट है फ्रॉम सच डिस्क्वालिफिकेशन। देन स्पीकर और चेयरमैन, तो स्पीकर और चेयरमैन तो होते ही न्यूट्रल हैं अगर वो पार्टी से रिजाइन कर दें आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द सेड पोस्ट। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है दैट विल बी द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस। चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। सो जो मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है दैट रेस्ट विद द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस। सो यहाँ पे कंसर्न्स क्या है और कॉन्फ्लिक्ट क्या है। यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं है फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब चेयरमैन या स्पीकर के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है कि उस दौरान उनको ये डिस्क्वालिफिकेशन प्ली को एड्रेस करना है। इन सम केसेस इतना डिले हो गया है कि डिफेक्ट करने के बाद भी मेंबर्स कंटिन्यू कर रहे हैं हाउस में आने के लिए। काफी सारे केस ऐसे हैं जहां पे एक मेंबर ने डिफेक्ट कर लिया दूसरी पार्टी में, बट वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मेंबरशिप। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की किहोतो होलोहान केस 1992। किहोतो होलोहान केस 1992, इसको हमें याद रखना है। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि स्पीकर और चेयरमैन वाइल डिसाइडिंग केसेस ऑफ एंटी डिफेक्शन एक्ट्स एज ए ट्रिब्यूनल। तो ये ट्रिब्यूनल क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह वर्क करते हैं और इनका जो भी डिसीजन होगा दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपको वन लाइनर में आ सकता है कि जजमेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल लॉ, यस और नो। सो यस, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। सो रिसेंट मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है, ओवर रूल कर दिया है। सो मद्रास हाई कोर्ट ने ये माना था कि जो भी पोजेशन है और स्टोरेज है कोई भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल का इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो एक्ट। कि अगर कोई इंसान पोर्नोग्राफिक चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पोजेस करता है, जस्ट स्टोर करता है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, जिसको ओवरट्यून किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर भी कोई भी पोजेशन और स्टोरेज करता है पोर्नोग्राफिक मटेरियल का, दैट इज एन ऑफेंस, तो वो ऑफेंस माना जाएगा अंडर पॉक्सो एक्ट 2012। सो दिस वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस। अब हम पढ़ते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। सो पॉक्सो एक्ट 2012 में इनेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू एड्रेस सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन के प्रति जो भी सेक्सुअल अब्यूज होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको एड्रेस करने के लिए 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉ इनेक्ट किया था। सो ये एक्ट डिफाइन करता है चिल्ड्रन को एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। सो 18 साल के नीचे को बच्चे को एड्रेस करता है एज चिल्ड्रन और प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट, पोर्नोग्राफी एंड ट्रैफिकिंग। ये जेंडर न्यूट्रल है, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। काफी सारी पेनल्टीज हैं लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स फॉर द परपेट्रेटर्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू ensure speedy trial of cases. It make reporting of such offences mandatory and failure to do is a punishable offense. अगर किसी इंसान को पता है कि इस बच्चे के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हरासमेंट हुआ है, और उसने इसको रिपोर्ट ही नहीं किया, सो दैट इज ऑल्सो ए पुनिशेबल ऑफेंस। द स्टेटमेंट्स ऑफ द चाइल्ड कैन बी रिकॉर्डेड एट द चाइल्ड्स रेजिडेंस। सो जो चिल्ड्रन की स्टेटमेंट है वो उसके घर पे भी रिकॉर्ड की जा सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ ए
पेरेंट और गार्डियन। सो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी 2019 में, जहां पे हार्डशिप पनिशमेंट्स को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। सो हम देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है पोक्सो एक्ट, जिसमें डेथ पेनल्टी भी दी गई है फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सो ये कॉमन पॉइंट्स है, हमें याद रखना है कि चिल्ड्रन की जो एज है बिलो 18 है, जेंडर न्यूट्रल है, स्पेशल कोड्स हैं, रिपोर्टिंग ऑफ सच ऑफेंसेस मैंडेटरी है, और स्टेटमेंट्स हम चाइल्ड के घर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट बेल टू केजरीवाल। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है अरविंद केजरीवाल को, और उनका जो लार्जर लीगल क्वेश्चन है पीएमएलए पे लार्जर बेंच को रेफर किया है। सो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि बेल का प्रोसीजर क्या होता है, बेल किस किस तरह की होती है, और इंपॉर्टेंस ऑफ बेल। सो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज बीन ग्रांटेड बेल इन द सीबीआई केस रजिस्टर्ड विद respect to excise policy. See, further, the court has also remarked that the accused has right to remain silent and right against self-incrimination as enshrined in Article 20 Clause 3 of the Indian Constitution. So हमारे आर्टिकल के ये कुछ 19, 20, 21 एंड 20 हमारे संविधान के ये आर्टिकल्स हैं। राइट टू फ्रीडम, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, राइट टू फ्रीडम, उसका जो आर्टिकल 20, 21, 22 ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। सो जो कॉन्सेप्ट ऑफ बेल है, इसका मीनिंग है टेम्पररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल। बिकॉज ट्रायल को काफी सारे टाइम लग जाता है, एविडेंस इकट्ठा करना है, ट्रायल करना है, कोर्ट में सबूत पेश करने हैं। सो एक पर्सन को इतना वेट नहीं कराया जा सकता, और हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस में ये भी है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि हम तब तक इनोसेंट हैं जब तक हमें हमारे दोष, हम गिल्टी साबित नहीं हो। सो दिस इज द प्रोसीजर की टेम्पररी रिलीज of an accused person awaiting trial. So idea of bail is embedded in the bedrock of Article 21. So Article 21 में लिखा है कि जो भी liberty है that can be deprived only through procedure established by law which must be just, fair and reasonable. So types of bail हमें पता होना चाहिए। रेगुलर बेल होती है जो कि आफ्टर अरेस्ट एंड कस्टडी ग्रांट की जाती है कोर्ट में। देन एंटीसिपेटरी बेल, जहां पे अक्यूज्ड को लगता है कि वो गिरफ्तार हो सकता है फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि उसके खिलाफ कोई या तो साजिश रच रहा है या फिर एक्चुअल में उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। देन डिफॉल्ट पे, डिफॉल्ट बेल तब दी जाती है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक पीरियड में फेल हो जाती है पूरी करने के लिए। सो पुलिस फेल्स टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी 60 और 90 डेज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्राइम। अगर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती स्पेसिफाइड पीरियड में, तो एक्यूज को एक राइट होता है कि वो बेल ले सकता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट बेल। सो कंडीशंस क्या होती है फॉर ग्रांटिंग बेल? सच कंडीशंस, सेवेरिटी ऑफ द ऑफेंस, कि अगर उसने सिर्फ चोरी की है या फिर उसने एक बहुत ही एग्रेवेटेड ऑफेंस किया है जैसे कि रेप, मर्डर, सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। देन एक्यूज्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि उसने पहले कोई क्राइम किया है या नहीं। रिस्क ऑफ द एक्यूज्ड फ्लीइंग और टेम्परिंग विद एविडेंस, कि अगर एक्यूज कहीं बाहर देश भाग सकता है या फिर वो एविडेंस से टेम्पर कर सकता है। द वेल बीइंग ऑफ द एक्यूज्ड सच एज हेल्थ और एज, तो उसकी मेडिकल कंडीशन भी चेक की जा सकती है कि अगर वो मेडिकली फिट है तो जेल में रह सकता है, अगर मेडिकली अनकॉन्शियस या फिट नहीं है तो जेल में नहीं रह सकता। So this was the concept of bail, different types of bail and conditions for granting bail. अब हम देखते हैं आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। सो हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, जिसमें राइट टू फ्रीडम है, जिसमें आर्टिकल्स 19 टू 22 आते हैं। फर्स्ट राइट है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो आर्टिकल 19 इज रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हमें अधिकार है हम अपना जो पॉइंट्स है किसी के भी सामने रख सकते हैं। देन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। सो 20 क्लॉज 1 में लिखा गया है नो पर्सन shall be convicted of any offense except for violation of a law in the force at the time of commission of the act। किसी भी इंसान को उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता अगर वो लॉ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कोई ऐसा क्राइम हो गया जिसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, पुनिशमेंट का कोई प्रावधान ही नहीं है किसी एक्ट में, तो उसके लिए उसको
सजा नहीं दी जा सकती, जिसका मतलब होता है एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ, कि अगर बाद में लॉ बना है दैट इज फाइन, अगर पहले वो लॉ नहीं था तो उसके लिए उसको सजा नहीं दी जा सकती। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सो एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पुनिश नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब होता है प्रोहिबिट्स डबल जेपडी। अगर उसने 2 साल की सजा काट ली है तो उसी ऑफेंस के लिए उसको दोबारा 2 साल की सजा नहीं दी जा सकती। एंड लास्ट इज, नो पर्सन accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself, prohibits self incrimination or right to remain silent। जो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल केस में कहा था कि he has a right to remain silent, कि हम खुद ही गवाही ना दें पुलिस के सामने, इसका मतलब ये है कि हम खुद ही विटनेस ना बन जाए, कि हम अपना जुर्म खुद ही कबूल ना कर लें पुलिस के सामने। सो वी हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट एंड इट प्रोहिबिट्स सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। Then Article 21, protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, which shall be fair, just and reasonable। So ये भी सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी जजमेंट 1980 में एक जजमेंट आई थी, 1978-1980 में मेनका गांधी जजमेंट में ये ऐड किया गया था कि किसी भी इंसान की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं डिप्राइव किया जा सकता एक्सेप्ट procedure established by law which shall be fair, just and reasonable। And last is protection against arrest and detention in certain cases। अगर किसी को अरेस्ट करना है या डिटेंशन में लेना है, उसको ग्राउंड्स इन्फॉर्म करने चाहिए हमें कि हम उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसको लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ चॉइस का भी अधिकार है कि वो अपना खुद का लॉयर भी कर सकता है। तो ये भी संविधान में लिखा हुआ है कि अगर हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसको हमें बताना पड़ेगा हम किस चीज़ के लिए उसको अरेस्ट कर रहे हैं, और उसको लॉयर लेने का भी अधिकार है, और उसको 24 आवर्स के अंडर अंडर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो ये सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें सारा कुछ याद रखना है। Next is Registration of Births and Deaths Amendment Act 2023। So recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पार्लियामेंट में एक्ट पास किया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। सो ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज द सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिस्टम, सो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जहाँ पे जो भी डेथ्स होती हैं, बर्थ्स होते हैं, या स्टिल बर्थ, मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स, अडॉप्शन, सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं इस सिस्टम में। सो वो सर्टेन ग्लिचेस फेस कर रहा था अपने ऑपरेशन में। सो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज द यूनिफाइड प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस, परमानेंट, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ द वाइटल इवेंट्स, बर्थ्स, डेथ्स एंड स्टिल बर्थ, सभी चीज़ों को ये रिकॉर्ड करता है अपने सिस्टम में। और ये ग्लिच फेस कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो इसके बाद एक अमेंडमेंट आएगी इसको ठीक करने के लिए। To bring to this effect, the government brought in the Registration of Births and Deaths Amendment Act 2023। So the act provides for the appointment of a registrar general। So ये act प्रावधान करता है रजिस्ट्रार जनरल की अपॉइंटमेंट का, जो कि नेशनल डाटाबेस मेंटेन करता है ऑफ द रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स। तो स्टेट लेवल पे चीफ रजिस्ट्रार्स होते हैं जो सिमिलर डाटाबेस मेंटेन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स, अब इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग अ बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। आधार डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेंट्स रिक्वायर्ड। द एक्ट रिक्वायर्स सर्टेन पर्सन टू रिपोर्ट बर्थ एंड डेथ्स टू द रजिस्ट्रार। सो ये एक्ट में लिखा गया है कि कुछ ऐसे लोग जिनको ये रिपोर्ट करना है कि इस टाइम जन्म हुआ, इस टाइम डेथ हुई। वो कौन लोग हैं? जैसे कि मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए हॉस्पिटल। सो जिस हॉस्पिटल में बेबी बॉर्न हुआ, उस मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज का ये ड्यूटी बनती है कि वो रिपोर्ट करे रजिस्ट्रार को कि बच्चे का जन्म हुआ है। देन जेलर इन केस ऑफ बर्थ इन अ जेल, जेल में भी जन्म होते हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैनेजर ऑफ ए होटल और लॉज, एमरजेंसी केसेस में इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन अडॉप्टिव पेरेंट्स फॉर नॉन इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन, जो अडॉप्ट करते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स फॉर बर्थ टू सुरोगेसी, आईवीएफ वगैरह के थ्रू सिंगल पेरेंट्स। तो ये सारे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो रिपोर्ट करे रजिस्ट्रार को डेथ या बर्थ। देन ये बिल ऐड करता है इन केसेस ऑफ बर्थ, कि बर्थ के केसेस में द स्पेसिफाइड पर्सन शैल आल्सो प्रोवाइड द आधार नंबर। पेरेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स का आधार नंबर भी दिया जाना चाहिए रजिस्ट्रार को। कनेक्टिंग डाटाबेस, सो ये बिल स्टेट करता है कि नेशनल डाटाबेस में बी अवेलेबल टू अदर अथॉरिटीज, कि ये वाला डाटाबेस बाकी अथॉरिटीज को भी दिया जा सकता है एज नोटिफाइड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी अथॉरिटी जैसे कि पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रोल्स, राशन कार्ड एंड एनी अदर नेशनल डाटाबेसिस को भी ये डाटाबेस प्रोवाइड किया जा सकता है। यूज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सो बर्थ सर्टिफिकेट काफी जगह यूज किया जाता है जैसे कि एडमिशन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, preparation of voter list, appointment to a government post and any other purpose determined by the central government। इसमें अपील प्रोसेस भी है कि कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है बाय एनी एक्शन और ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अपील कर सकता है टू द डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और द चीफ रजिस्ट्रार रिस्पेक्टिवली, और ये अपील 30 डेज के अंदर करनी है। 30 डेज के अंदर अपील करनी है, जिसका जो सोल्यूशन होगा वो 90 डेज के अंदर किया जाएगा। सो दिस वर द इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस। नेक्स्ट आर गवर्नर्स सबवर्टिंग फेडरलिज्म। सो ये टॉपिक बहुत न्यूज में रहा है कि गवर्नर्स फेडरलिज्म को नष्ट कर रहे हैं, अपने एक्ट्स के थ्रू अपनी पावर्स मिसयूज कर रहे हैं। सो हमें पता होना चाहिए गवर्नर्स के बारे में कौन कौन सी पावर्स है। सो इसका बैकग्राउंड था, केरला की स्टेट ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे ये लिखा गया था कि गवर्नर ने पहले तो 2 साल बिल्स अपने पास पेंडिंग रखे, फिर उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। कि अगर भेजना था तो पहले ही भेज देते राष्ट्रपति के पास, पहले तो 2 साल उन बिल्स को लमका के रखा और फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिए फॉर देयर कंसिडरेशन। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि गवर्नर्स बाय इंडेफिनेटली सिटिंग ऑन क्रूशियल बिल्स ओनली टू इवेंचुअली रेफर देम टू द प्रेसिडेंट आर ओपनिंग द डोर्स फॉर इंटरफेरेंस, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरफेरेंस हो सकती है इस मामले में बाय सबवर्टिंग फेडरलिज्म। कि अगर आपको राष्ट्रपति को भेजना था पहले ही भेज सकते हैं, पहले तो आपने 2 साल अपने पास बिल रखा और फिर राष्ट्रपति को भेजा जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस पे ही काम करता है। तो इसके लिए हमें गवर्नर की पावर्स बताना चाहिए कि गवर्नर का प्रावधान कहाँ है हमारे संविधान में। हमारे संविधान के पार्ट 6 स्टेट्स में गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 153। आर्टिकल 154 में लिखा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनकी टर्म होती है 5 साल। वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करती है, बट उनकी टर्म भी लिखी हुई है 5 साल। सो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। उनकी टर्म ऑफ ऑफिस है 5 years। एलिजिबिलिटी है 35 years। 35 years से ऊपर का ही इंसान गवर्नर बन सकता है। ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली। सो वो ना तो एमपी होना चाहिए, ना फिर एमएलए होना चाहिए, और ना फिर उसका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। He shall be entitled without payment of rent to the use of his official residence। So बिना पेमेंट ऑफ रेंट के उसको एक घर भी मिलता है, ये भी प्रावधान है हमारे संविधान में। अगर हम बिल्स की बात करें, जो भी बिल असेंबली पास करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, वो गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर के पास 3 अधिकार हैं। पहला तो कि वो एसेंट कर दे, कि बिल को मंजूरी दे दे। सेकंड कि वो विदहोल्ड कर दे, बिल को रिजेक्ट कर दे, जिसको एब्सोल्यूट वीटो भी कहा जाता है। एंड थर्ड, ही रिजर्व्स द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसको रेफरेंशियल वीटो भी कहा जाता है। गवर्नर के पास 3 पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो बिल को मंजूरी दे दे, बिल को वो रिजेक्ट कर दे, जिसको एब्सोल्यूट वीटो भी कहा जाता है, या तीसरा है कि वो बिल को रेफरेंस कर दे टू द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसको रेफरेंशियल वीटो भी कहा जाता है। और गवर्नर के पास एक और पावर होती है, सस्पेंसिव वीटो। अगर वो मनी बिल नहीं है, मनी बिल को छोड़ के बाकी जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं उसको वो रिटर्न कर सकता है टू द हाउस, कि मैं इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, मैं इसको पास भी नहीं कर रहा, मैं इसको राष्ट्रपति के पास नहीं भेज रहा, बट आपको वापिस भेज रहा हूँ फॉर रिकंसिडरेशन, कि आपको इसको रिकंसिडर कीजिए। उसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। अगर हाउस ने उसको रिकंसिडर किया और दोबारा भेज दिया गवर्नर के पास, गवर्नर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो गवर्नर को उसको मंजूरी देनी ही पड़ेगी। अब ध्यान से समझिए, पहला होता है कि गवर्नर उसको मंजूरी दे दे बिल को। सेकंड होता है गवर्नर उसको नामंजूर कर दे, एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। थर्ड होता है गवर्नर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दे, रेफरेंशियल वीटो। एंड फोर्थ होता है कि गवर्नर उसको वापस भेज दे हाउस के पास, नॉट इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल को छोड़ के जो बाकी बिल्स हैं वो वापस भेजे जाते हैं हाउस के पास, दैट इज सस्पेंसिव वीटो। अगर हाउस ने उसी बिल को दोबारा रिकंसीडर करके गवर्नर के पास भेज दिया, देन गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड
एसेंट। बट गवर्नर के पास ये पावर फिर भी रहेगी कि वो राष्ट्रपति को भेज सकता है इस बिल को। सो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है इस मामले में कि कोई भी बिल वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है फॉर इस कंसिडरेशन, और उसके बाद वो बिल राष्ट्रपति ही पास कर सकता है। सो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। So Article 201 bills reserved for consideration. When a bill is reserved by a governor for consideration of the president shall declare either he assents or he withholds. So president के पास भी पावर यही होती है कि या तो उसे मंजूर कर दे या ना मंजूर कर दे, या फिर उसको वापस हाउस के पास भेज दे। अगर वो वापस हाउस के पास भेजेगा तो उसके बाद ये बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा, गवर्नर के पास नहीं जाएगा। तो इसमें एक प्रावधान है कि जो भी बिल गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेज दिया वो राष्ट्रपति ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, उसके बाद गवर्नर का काम वहीं पे खत्म। सो यहाँ पे तीन क्लियर प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड विद आर्टिकल 200। फर्स्टली द एब्सेंस ऑफ ए टाइम लिमिट फॉर एक्टिंग ऑन बिल्स। सो गवर्नर के पास एक और पावर है पॉकेट विटो, कि वो बिल को अपने पास ही रखे। जैसे कि केरला के केस में हुआ था कि 2 साल उसने बिल को अपने पास ही रखा, ना तो उसको एक्सेप्ट किया, ना नामंजूर किया जा रहा, ना राष्ट्रपति के पास भेजा और ना ही हाउस को रिटर्न किया। उसको पॉकेट विटो कहा जाता है कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है फॉर एक्टिंग ऑन बिल्स। The scope for reserving a bill for the president's consideration against the express advice of the कैबिनेट। तो बिना किसी कैबिनेट के एडवाइस के वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं बिल, गवर्नर्स। They claim that governor can kill any bill by declining assent. So गवर्नर कोई भी बिल को किल कर सकता है by declining assent, सस्पेंड कर सकता है कोई भी बिल को नामंजूर करके। So these were the three clear problems. Next is oath under the Indian Constitution. So इसका जो बैकग्राउंड था, there was a notable shift रिसेंटली लोकसभा में देखा गया, जो 18th लोकसभा बनी है वहां पे देखा गया काफी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ओथ को चेंज कर दिया। लास्ट में बोलते थे जय संविधान, या स्टार्टिंग में बोलते थे मैं इससे बयान ले रहा हूँ। सो ये चीजें देखने को मिली, जैसे कि जय संविधान फ्रेज बहुत देखने को मिला। जो हमारे आर्टिकल 99 में वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं दैट शुड टेक एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द थर्ड शेड्यूल, जहाँ पे लिखा गया है ही शैल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमें आर्टिकल 99 पता होना चाहिए जहाँ पे लिखा गया है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आने के लिए ये ओथ लेना पड़ेगा, जो कि थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है हमारे संविधान के। जो ये थर्ड शेड्यूल है संविधान का, हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके जो थर्ड शेड्यूल है उसमें ये लिखा गया है कि इट कंटेन्स द फॉर्म्स एंड ऑन ऑफ फॉर्मेशन फॉर यूनियन मिनिस्टर्स के लिए, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स, लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड हाई कोर्ट जजेस। तो इन सब के लिए जो ओथ लिखी गई है वो थर्ड शेड्यूल में लिखी गई है। सो इसी के साथ हमें सारे शेड्यूल पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। सो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इतना ही याद रखना है, आप 12 के 12 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है टेरिटरीज के बारे में कि कौन कौन से स्टेट्स एंड यूटीज हैं इंडिया में। सेकंड शेड्यूल में लिखा गया है इन्वॉल्वमेंट्स, जो भी सैलरीज दी जाती हैं गवर्नर्स को, राष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, उन सब के बारे में सैलरीज, इन्वॉल्वमेंट्स एंड अलाउंसेस के बारे में लिखा हुआ है सेकंड शेड्यूल में। थर्ड हमने पढ़ा अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है राज्यसभा के बारे में, कितनी कितनी सीट्स हैं हर स्टेट में राज्यसभा की। फिफ्थ हमने लास्ट सेशन में भी देखा था शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में, फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज एंड सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज के बारे में लिखा हुआ है। सेवन शेड्यूल में लिखा हुआ है फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में दिया गया है। एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है एट्थ शेड्यूल में। नाइन्थ शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स के लॉस। 10th शेड्यूल हमने आज ही पढ़ा डिफेक्शन पे, डिफेक्शन पे 10th शेड्यूल पढ़ा। 11th शेड्यूल में पंचायत एंड 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में लिखा हुआ है। सो काफी सारी चीजें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कवर की, जैसे कि फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल हमने कवर किया लास्ट सेशन में, थर्ड शेड्यूल हमने आज कवर किया, डिफेक्शन भी हमने आज कवर किया।
सो काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज ही कवर की, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज मिशन कर्मयोगी। सो मिशन कर्मयोगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको 2021 में लाया गया था टू ट्रांसफॉर्म इंडिया 3 मिलियन सिविल सर्वेंट्स इनटू सिटीजन सेंट्रिक फ्यूचर रेडी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड कर्म योगीज। सो यूनियन कैबिनेट ने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के तहत अप्रूव किया था मिशन कर्मयोगी, जो कि empower करेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टू बी प्रोएक्टिव एंड टेक्निकली टू मीट चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी। सो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चैलेंजेस को मीट करने के लिए और प्रोएक्टिव रहने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम लाई थी कि हम सिटीजन सेंट्रिक बने, फ्यूचर रेडी बने एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बने। सो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कि सेटअप किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। सो प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्लान्स अप्रूव करेगा कि कौन कौन से प्लान्स लाने चाहिए। देन ऑटोनोमस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किया जाएगा एंड कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट। सो यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस है रूल्स बेस्ड टू रोल्स बेस्ड, रोल्स बेस्ड एचआर मैनेजमेंट होना चाहिए, फंक्शनल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी पे फोकस करना चाहिए, ऑन साइट लर्निंग होनी चाहिए टू कॉम्प्लीमेंट द ऑफ साइट लर्निंग, फिजिकल प्रैक्टिकल चीज़ें ऑन साइट ही समझ आती हैं। देन कॉमन इकोसिस्टम होना चाहिए, सॉल्यूशंस फॉर इश्यूज लाइक लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन्वायरमेंट, डिपार्टमेंटल साइलोस, साइंटिफिकली डिवाइस्ड एंड रियल टाइम असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो ये सारी इसकी सिग्निफिकेंस है। अब हम देखते हैं कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स। सो तमिलनाडु के गवर्नर ने ये रिमार्क दिया था कि सेक्युलरिज्म इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। सो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ये माना गया था कि देयर वाज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। सो तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि, जिन्होंने ये रिमार्क किया है कि सेक्युलरिज्म इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। सो 1970s में इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, उस टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी जहां पे सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। सो इन्होंने ये कहा है कि ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये हमारे देश में लागू नहीं होता। बट अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। सो हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं रिलीजियस इश्यूज में। सो हम इस जजमेंट्स के रूप में देखते हैं केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सेक्युलरिज्म वाज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 1973 की जजमेंट में ये माना था कि सेक्युलरिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देन ऐसा बोबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सेक्युलरिज्म का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, कि सभी रिलीजन्स का इक्वल ट्रीटमेंट बाय स्टेट, स्टेट मतलब हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं। देन इस्माइल फारूकी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्टेट के पास अधिकार है कि वो सेकुलर अफेयर्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस को रेगुलेट कर सके, कि स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो रेगुलेट करे सेकुलर अफेयर्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। देन ट्रिपल तलाक जजमेंट जो कि 2017 में आई थी। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वाइल रिलीजियस राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर सब्जेक्ट टू अदर राइट्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल 14, जिसका मानना है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है उसको बैन किया था, उसको प्रोहिबिट कर दिया था। और इसके बाद 2019 में पार्लियामेंट में लॉ भी लाया, ट्रिपल तलाक लॉ, जहाँ पे ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना था कि रिलीजियस राइट्स इंपॉर्टेंट है बट दे आर सब्जेक्ट टू अदर राइट्स इन द पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल 14, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो हमारे देश में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे देश में स्टेट का एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहा है इन द रिलीजियस अफेयर्स और द सेकुलर अफेयर्स ऑफ रिलीजियस places. Next is Mineral Area Development Authority versus SAIL 2024. So सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट है 9 जजेस की, जिसने ये डिक्लेयर किया है कि जो हम रॉयल्टी इंपोज करते हैं ऑन माइनिंग इज नॉट अ टैक्स, कि जो भी गवर्नमेंट्स रॉयल्टी इंपोज करती हैं माइनिंग पे वो टैक्स नहीं है। कोर्ट ने अपनी पहली 7 जज बेंच जजमेंट को ओवररूल किया है, जिसमें ये माना गया था कि रॉयल्टी इज अ टैक्स। सो सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले की 1989 की जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था रॉयल्टी टैक्स होता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको 9 जज बेंच से ओवररूल कर दिया।
सो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जहाँ पे ये माना गया था कि होल्डर ऑफ ए माइनिंग लीज shall pay royalty in respect of any mineral removed or consumed from the leased area at the specified rates. सो जो रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ यहीं से आता है, इस एक्ट से, 1957 के एक्ट से, जहाँ पे ये माना गया था कि जो भी होल्डर माइनिंग कर रहा है उसको ये पे करना पड़ेगा रॉयल्टी इंस्पेक्ट ऑफ एनी मिनरल रिमूव्ड और कंज्यूम्ड. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स बट अ कंट्रेक्चुअल कंसिडरेशन, कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल कंसिडरेशन है पेड बाय द माइनिंग लीज, जो कि एक एक्ट के अंदर दिया गया है. लेजिस्लेटिव पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स वेस्ट विद द स्टेट लेजिस्लेटर्स, कि स्टेट के पास पूरा अधिकार है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, कि वो टैक्स ले सकता है अपार्ट फ्रॉम रॉयल्टी. नेक्स्ट इज मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024. सो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन जजमेंट बेंच ने ये जजमेंट दी है कि मुस्लिम वुमेन इज इंटाइटल्ड टू सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, कि मुस्लिम औरत के पास पूरा अधिकार है मेंटेनेंस लेने का आफ्टर हर डिवोर्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, जो कि एक सेकुलर लेजिस्लेशन है. इवन उनका जो डिवोर्स है उनके रिलीजियस पर्सनल लॉ के अंडर आता है. अगर मुस्लिम औरत का डिवोर्स उनके जो मुस्लिम पर्सनल लॉस है उसके अंदर भी होता है तो भी उसके पास अधिकार है कि वो सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस सीख करती है. तो यहाँ पे एक लॉ जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट थी, शाहबानो केस ऑफ 1985, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेम बोला था. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी सेम बोला था कि मुस्लिम वुमेन के पास अधिकार है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी फॉर मेंटेनेंस, जिसको बाद में 1986 के एक्ट से बदल दिया था. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और प्रीलिम्स पॉइंटर्स भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं. So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Bharat.